सेवन्थ क्लास के विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना पहला चैप्टर चल रहा था पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। कल हमने शैवाल के बारे में अध्ययन किया था और यह देखा था कि पोषण के आधार पर जो सजीव हैं उनको हमने दो भागों में बांटा, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी में हरे पादप आते हैं। हरे पादप के पत्तियों में क्लोरोफिल या पर्णरहित नाम का वर्णक पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा विषमपोषी, समस्त जंतु समुदाय, जंतु जितने भी हैं सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए? पादपों पर। इसको कहते हैं विषमपोषी। विषमपोषी को फिर हमने देखा कि शाकाहारी भी होता है, इसमें मांसाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य रूप भी देखे थे जैसे परजीवी और व्रतजीवी। इनके बारे में कल तक हमने अध्ययन किया था। अब हम आगे चलते हैं कवक। ये कवक होता क्या है? आप सभी ने देखा है परंतु अब तक आप जानते नहीं थे कवक है क्या। आज आप जान जाओगे। देखो बच्चों, कई बार हम ब्रेड लेकर आते हैं और ब्रेड को किसी नम स्थान पर रख देते हैं तो 2-3 दिन बाद उसके ऊपर आप देखोगे हरे हरे रंग की सी फफूंद सी जमा हो जाती है, एक जाला सा जमा हो जाता है जगह जगह पर। ये किसके कारण होता है? कवक के कारण। ठीक है, ये कवक है। एक तरह से कवक को जनरल भाषा में हम कह सकते हैं फफूंद। अचार के ऊपर भी कई बार आप देखते हो व्हाइट व्हाइट सी जमा हो जाती है, जैसे तेल वगैरह कम रह गया, तेल का लेवल रह गया नीचे, अचार है, अचार के जो पीस है वो ऊपर रह गए तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट सा जमा हो जाता है फफूंद। ये भी कवक है। अब कवक के अनेक प्रकार होते हैं। ब्रेड पर अलग तरह का कवक होता है, अचार पर अलग तरह का कवक होता है। कवक की बहुत सारी वेराइटीज होती है, परंतु ये कवक होता है फफूंद टाइप में जो होता है, इसको कहते हैं कवक। ठीक है, इसके बाद आपको जाननी है ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जिस चैप्टर के अंदर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब आता है सहजीविता। सहजीविता जैसा इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम निकालें, सह मतलब साथ साथ, जीविता मतलब जीवन, यानी कि दो सजीव प्रजातियां एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक दूसरे को कुछ देते हुए साथ साथ जीवन यापन करें तो उस संबंध को कहा जाता है सहजीविता। इससे दोनों को ही लाभ होता है। जैसे संकेत रूप में हम ये कहें, ये दो प्रजाति है ए और बी, दोनों ही साथ साथ रह रही है, प्लस मतलब साथ साथ। ये इसको दे रही है मान लीजिए पोषण, पोषण प्रदान कर रहा है, और बी इसको दे रहा है क्या? आवास। अब यहां पर हम देख रहे हैं फायदा तो दोनों को ही हो रहा है। ए ने इसको क्या दिया? बी को पोषण। बी ने बदले में क्या दिया इसको? आवास। तो दोनों का जीवन साथ साथ कट रहा है, दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है सहजीवन। प्रकृति में भी सहजीवन पाया जाता है। जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कवक। वृक्ष जो होते हैं, वृक्षों की जड़ों के अंदर भी कवक पाए जाते हैं। फायदा क्या होता है? कवक उस पौधे को जल और पोषक तत्व के अवशोषण में मदद करता है, हेल्प करता है, और पौधा बदले में उस कवक को आवास प्रदान करता है। तो दोनों को लाभ होता है। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है राइजोबियम का, उसको आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि आगे की क्लासेज में भी काम है। फैबेसी ग्रुप के जो पौधे होते हैं, फैबेसी ग्रुप, आप कहोगे फैबेसी ग्रुप क्या होता है? तो दाल वाले पौधे, यानी कि जिनसे दाल बनती है, जैसे मटर है, चना है, मूंग है,
अरहर है, ये जिनसे दाल प्राप्त करते हैं, दाल वाले जितने भी पौधे हैं उनको सम्मिलित रूप से एक शब्द से इंडिकेट करते हैं, फैबेसी ग्रुप या मटर कुलीय पादप या दाल वाले पादप। तो मटर कुलीय पादप या फैबेसी ग्रुप का जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, जैसे मटर का ही मान लो, मटर का पौधा है, इसकी जड़ है, जड़ों के अंदर इस तरह से मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं, मूल ग्रंथि, मूल मतलब जड़, ग्रंथि मीन्स उसके अंदर एक छोटा सा एक गांठ, एक चैम्बर टाइप में पाया जाता है, उसको कहेंगे मूल ग्रंथि। इन मूल ग्रंथियों में एक जीव पाया जाता है, सूक्ष्म जीव। उस सूक्ष्म जीव का नाम है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है वो ध्यान दें। वायुमंडल में 78% के करीब नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस सभी सजीवों के शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि सजीव आप जानते हो हमारा शरीर ज्यादातर जो कार्बनिक पदार्थ से बना है उसका नाम है प्रोटीन, और प्रोटीन बनने के लिए जरूरत होती है किसकी, नाइट्रोजन की। परंतु हमें ये क्षमता नहीं है, किसी भी सजीव के अंदर, चाहे पादप चाहे जंतु, किसी में भी ये क्षमता नहीं है कि इस नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट ग्रहण कर सके। तो ये पौधा है, इसको नाइट्रोजन चाहिए, परंतु इसमें ये क्षमता नहीं है कि गैस रूप में इसको ग्रहण करे। इसके लिए जरूरी है कि नाइट्रोजन कहां पर आनी चाहिए, मृदा में आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। मृदा से पौधे की जड़ें इसको ग्रहण कर पाएगी। तो इस नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल करके, किसमें, यौगिकों में बदल करके, ये जो राइजोबियम है इस नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलकर कहां पर लाता है, मृदा में। और मृदा से ये नाइट्रोजन किसमें जाएगी, जड़ों में, जड़ों से पूरे पादप में जाएगी। अर्थात राइजोबियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इस पौधे को जीवित रखने में। ये नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल करके पौधे को उपलब्ध करा रहा है। बदले में ये जो पौधा है इस राइजोबियम को क्या दे रहा है, भोजन प्लस आवास, कि भाई राइजोबियम यहीं रहे, यहीं खा। तो ये यहीं पर रहता है मूल ग्रंथियों में, पौधे से अपना पोषण ग्रहण करता है। तो सहजीवन का संबंध हो गया इनमें, राइजोबियम से लाभ हो रहा है पौधे को, पौधे से लाभ हो रहा है राइजोबियम को। राइजोबियम पौधे को क्या उपलब्ध करवा रहा है, नाइट्रोजन, पौधा बदले में राइजोबियम को क्या उपलब्ध करवा रहा है, भोजन प्लस आवास। इस संबंध को कहा जाता है सहजीवन। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया आपका सहजीवन या सहजीविता। अब अंतिम टॉपिक इसका चैप्टर का, भूमि के अंदर पोषक तत्वों की लगातार कमी होती जाती है, क्योंकि किसान फसल बोएगा तो पौधे पोषक तत्व ग्रहण करेंगे। अब सवाल ये होता है कि इनकी पुनः पूर्ति कैसे होती है, मृदा में वापस ये पोषक तत्व कैसे बन जाते हैं। इसके लिए एक तो भूमिका होती है सूक्ष्म जीवों की, जैसा भी मैंने बताया था राइजोबियम, ये लगातार पोषक तत्वों को बनाते रहते हैं किसके अंदर, भूमि के अंदर। दूसरा जैसे केंचुआ होता है, कृमि, किसानों का मित्र भी इसको कहते हैं, ये भी लगातार पोषक तत्व बनाता है। केंचुए का जो मल होता है उसको वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं, ये बहुत अच्छी खाद है। तो केंचुआ मिट्टी गोबर आदि को खाता है, बदले में मल त्याग करता है, उस मल के अंदर बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट है, तो उससे पुनः पूर्ति होती रहती है। और तीसरा, किसान पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए क्या डालता है खेत के अंदर, खाद एवं उर्वरक। उर्वरक में आप जानते हो 3 महत्वपूर्ण चीजें पाई जाती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम।
तो खाद और उर्वरक डालने से जो पोषक तत्वों की कमी हुई है जमीन के अंदर उसकी पूर्ति होती रहती है। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। कल इसका आपको होमवर्क देंगे। आज इसके जितने वीडियोज हैं उनको आप पढ़ें, 3-4 वीडियो हैं, इसके ज़्यादा नहीं है, उनको ध्यान से पढ़ें समझें। ओके, थैंक यू वेरी मच।